कहते हैं कि ये वक्त सभी के लिए समान होता है। जी हाँ, अगर आपके पास घड़ी है तो जितने भी लोग हैं सभी के लिए ये वक्त समान होता है, परंतु आपकी मेहनत परंतु आपकी मेहनत ही यह निर्भर करती है कि भविष्य में आपका समय कैसा होगा। जी हाँ, अगर आप मेहनत करते हो तो आपका भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। आपके पास वो तमाम सुख सुविधाएं होंगी जो एक इंसान अपने जीवन में लाना चाहता है, और वो निर्भर करता है केवल और केवल आपके मेहनत पर। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, तरीके से मेहनत करते हो, तो आपको सफलता मिलेगी, और अगर आप सफल होगे तो आप जो चाहोगे अपने जिंदगी में वो कर सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि घड़ी का वक्त तो सभी के लिए समान होता है, परंतु आपकी मेहनत ही निर्भर करती है कि भविष्य का वक्त आपका कैसा होगा। तो हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे, स्टैटिक जीके सेशन नंबर 107, और इस सेशन में भी हम लोग जीके के बहुत सारे प्रश्न देखेंगे सालोमिस के साथ। और आप लोग देख रहे हो, लगातार देख रहे हो कि पिछले 2-3 दिनों से जो एग्जाम सीजीएल का हो रहा है, तो उसमें स्टैटिक जीके का ये जो 107 सेशन अभी तक आया है, उसमें हर एग्जामिनेशन में, हर शिफ्ट में आपका 13, 14, 15 क्वेश्चन लड़ रहा। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप ही में से कुछ बच्चे हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता रहे हैं हम लोगों को। तो हम लोग को भी बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम लोग का मेहनत जो है और सालोमिस का मेहनत जो है वो सफल हो रहा है। बस आप अपने ईमानदारी से मन लगाकर पढ़ें तो ये सफलता और जल्दी मिलेगी। तो चलिए एक नए सेशन की हम लोग शुरुआत सालोमिस के साथ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 107 और देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। लाल रक्त का आकार होता है, ठीक है। देखो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में, ठीक है, 24/7 एक लिक्विड जो होता है वो एनी टाइम क्या होते रहता है, सर्कुलेट होते रहता है। और वो क्या होता है, वो होता है ब्लड। ब्लड भी अपने आप में आप कह लो सेल भी कह लो, इसको आप टिश्यू भी कह लो, अपने आप में ऑर्गन भी कह लो, क्योंकि सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बनता है। और हमारे ब्लड में बहुत तरीके का सेल पाया जाता है, जैसे आरबीसी देख लो, डब्ल्यूबीसी देख लो, प्लेटलेट्स देख लो। मतलब आप ब्लड को अगर 100% मानते हो ना, तो 55% क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, एंड 45% में क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है। और उसी सॉलिड पार्ट में आपका आरबीसी भी आता है, डब्ल्यूबीसी भी आता है, प्लेटलेट्स भी आता है। आपसे सवाल यही पे उसी के बारे में पूछा है, लाल रक्त के बारे में, कि लाल रक्त का आकार कैसा होता है। चलो आओ हम लोग देखते हैं आरबीसी के बारे में। जैसे अगर बात करें आरबीसी के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, रेड ब्लड सेल, या इसको कई बार रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। कॉर्पसेल्स भी इसको कहते हैं या फिर सेल भी कह सकते हैं। अगर बात करें आरबीसी का जो आपका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, या फिर साइंस के अनुसार इसको जो जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट के नाम से। एरिथ्रोसाइट के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। साइट मतलब सेल हो गया, एरिथ्रो आपका रेड वाला पार्ट हो गया। अगर बात करें आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो आपका बोन मैरो में होता है, ठीक ना, बोन मैरो में होता है। लेकिन देखो बोन मैरो के बारे में क्लास में बताएं बहुत बार। बोन मैरो क्या होता है ना, कि लंबी लंबी हड्डियों में जहाँ पे ब्लड बनता है ना, उसे वही पार्ट जो होता है बोन मैरो होता है। लेकिन जब एक एम्ब्रॉय होता है, जब एक बच्चा होता है ना, तो उसकी हड्डियां बहुत छोटी छोटी होती है, तो उनमें बोन मैरो पाया ही नहीं जाएगा। तब क्या होता है, उस बच्चे का ब्लड कहाँ बनता है, उस बच्चे का ब्लड बनता है लीवर में, ठीक है। जब कोई भी एम्ब्रॉय होता है, जब कोई भी भ्रूण होता है, मतलब जब माँ के गर्भ में हम होते हैं ना, तो हमारा ब्लड कहाँ बनता है, वो बनता है आपका लीवर में, ठीक है। अगर और भी देखें तो आरबीसी का साइज जो होता है पूरे ब्लड सेल्स में सबसे छोटा होता है। साइज क्या होता है, नहीं साइज सबसे छोटा इसका नहीं होता है, प्लेटलेट्स का होता है। संख्या में अगर आपसे पूछे कि पूरे ब्लड में किस सेल का संख्या ज्यादा होता है, तो वो किसका हो जाएगा, वो आरबीसी का हो जाएगा। और आरबीसी जो होता है ना, ये आपका मिलियंस में होता है। कितने में होता है, मिलियंस में होता है। आरबीसी के बारे में खोज कौन किया था, पता कौन लगाया था, तो वो लगाया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। और शायद आप इसका नाम पहले भी सुने हो, क्योंकि इनको कहा जाता है ना कि स्पर्म के बारे में खोज इन्होंने किया। और फिर आप देख लो लिविंग सेल के बारे में खोज इन्होंने ही किया था। जो रॉबर्ट हुक साहब थे, उन्होंने डेड सेल की खोज की थी। लिविंग सेल का भी खोज किसने किया था, तो ल्यूवेनहोक ही ने किया था। अगर आपसे सवाल करता है कि आरबीसी का जो निर्माण का प्रक्रिया होता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एरिथ्रोपोइसिस।
ओएसिस, ठीक ना। ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका आरबीसी के निर्माण का प्रक्रिया। लेकिन आपसे सवाल यहाँ पे क्या किया था कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। अगर आपसे सवाल करता है डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, तो डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वो होता है अमीबा के शेप का। और अमीबा का शेप कैसा होता है, तो अमीबा का जो शेप होता है ये आपका इरेगुलर होता है, मतलब अनियमित होता है। कभी ये किसी शेप का रहेगा, कभी ये किसी शेप का हो जाएगा। लेकिन आरबीसी का जो शेप होता है ना, वो नॉर्मली आप शर्ट का बटन देखे हो, शर्ट के बटन में क्या होता है कि साइड साइड थोड़ा सा ऊंचा होता है, बीच में दबा हुआ होता है। तो वैसा ही शेप किसका होता है, आरबीसी का भी शेप होता है। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उभयावतल, ठीक है। कॉनकेव इसको कहा जाता है, उभयावतल शेप का आपका आरबीसी जाना जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगर आपसे पूछेगा अनियमिताकार, तो ये आपका डब्ल्यूबीसी, आप इसके साथ जा सकते हो। नेक्स्ट में आएगा दूध उदाहरण है। दूध क्या है, तो दूध आपका, इसको याद करके रखिएगा। आपसे सवाल करता है या तो इमल्सन हो सकता है, पायश हो सकता है, और आपका कोलाइड। ये जो क्या होता है ना, घुलने की जो प्रक्रिया होती है दूध का, उसी को इमल्सन भी कहा जाता है, पायस भी कहा जाता है, आपका कोलाइड भी कहा जाता है। अगर आपसे सवाल करता है कि जो दूध है, दूध का कलर आप देखते हो ना, कभी आपको पूरी तरीके से व्हाइट लगेगा, कभी येलोइश लगता है। तो दूध का कलर जो व्हाइट होता है वो किस वजह से होता है, वो होता है केसीन की वजह से। किस वजह से, केसीन के वजह से, यहाँ पे लिख लीजिएगा। और अगर आपसे पूछता है कि येलो किस वजह से होता है, तो ये होता है आपका कैरोटीन की वजह से। ये आपका थोड़ा येलोइश कलर होता है। दूध जो है ये एक प्रकार का क्या है, इसके बारे में आप बताइएगा। दूध आपका एसिडिक नेचर का होता है, या बेसिक नेचर का होता है, या फिर आपका न्यूट्रल होता है। चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन 3 देखना। अम्ल का स्वाद होता है, ठीक है। यहाँ पे अम्ल के टेस्ट के बारे में पूछ रहा है। सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, वही सब क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, मतलब टेस्ट में जो अम्ल होता है ना, ये कैसा होता है। तो अम्ल जो है ये टेस्ट में हमेशा कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा। और खट्टा होने का रीजन क्या होता है, खट्टा। तो खट्टा होने का रीजन होता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जो है, इसी की वजह से अम्ल का जो स्वाद हो जाता है ये खट्टा होता है। अम्ल के बारे में आप कैसे पता लगाते हो, तो एक पीएच सोरेनसन करके एक व्यक्ति था जिसने पीएच स्केल का निर्माण किया और बोला कि जब आप किसी भी द्रव्य को, किसी भी चीज को इस स्केल पे डालोगे और उस चीज का जो मान है वो 0 से 7 के बीच आता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा, वो अम्ल हो जाएगा। तो जिस भी चीज का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अम्ल। और 7 से जितना ज्यादा कम होते जाएगा ना, वो उतना ही मजबूत अम्ल होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होगा, ठीक ना। इस चीज को भी याद रखिएगा। अगर और भी देखें तो जो अम्ल होता है, जो एसिड होता है, ये क्या करता है, ये नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला लिटमस पत्र को ये आपका लाल कर देता है। और वहीं एक चीज और, जब अम्ल में क्षार मिलता है, जब अम्ल में क्षार मिलता है, मतलब जब बेस मिलता है, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है लवण। इस चीज को भी याद रखिएगा। इक्वेशन में पूछता है कि जब आप अम्ल और क्षार को मिला देते हो तब ये क्या बन जाता है, लवण। जैसे देखते हो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ भी छना हुआ तला हुआ खा लिए, अब बहुत ज्यादा एसिडिक फील होने लगता है, और जब एसिडिक फील होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इनो पीते हैं। इनो जो होता है आपका बेसिक नेचर का होता है। और जब हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा HCl बन चुका है, बहुत ज्यादा एसिड बन चुका है, और जब हम बेस को लेते हैं अपने शरीर में, तो एसिड और बेस मिलकर क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन आराम से हो पाता है। तो वही होता है कि जब अम्ल और क्षार मिलता है तो वो क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका खट्टा। जबकि आपसे अगर क्षार के बारे में पूछता है तो क्षार का स्वाद क्या होता है, ये होता है आपका कड़वा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। रेड क्रॉस क्या है, तो रेड क्रॉस एक संस्था है, ठीक है। रेड क्रॉस एक संस्था है जो घायलों का, बीमारों का, सेना का, वो सेना जो किसी युद्ध में लड़ा हो, वो घायल हो गया हो, तो उन लोग का इलाज करने का काम कौन करता है, रेड क्रॉस संस्था करता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो रेड क्रॉस दिवस जो है ना, इसके संस्थापक के जयंती पे मनाया जाता है। और इसके संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपके हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट, इन्होंने क्या की थी, तो आपका रेड क्रॉस संस्थान की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है कहाँ, जिनेवा। और जिनेवा शहर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक ना। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक ना। और इनका जयंती कब मनाया जाता है, तो इनका जयंती मनाया जाता है 8 मई को। पहली बार रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया था, ये मनाया गया था 8 मई 1948 को।
8 मई 1948 को पहली बार विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया था। अगर और भी देखें तो देखो यहाँ पे पहले तो इनका जयंती पे रेड क्रॉस दिवस मनाया जा रहा है। और जो हेनरी ड्यूनेंट साहब थे, ठीक है, जो हेनरी ड्यूनेंट साहब थे, ये एक ऐसे व्यक्ति थे ना जिनको पहली बार नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। अगर आपसे सवाल करता है कि पहली बार शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो हेनरी ड्यूनेंट को मिला था। लेकिन एक चीज और यहाँ पर, हेनरी ड्यूनेंट के साथ एक व्यक्ति को और मिला था, ठीक ना। थोड़ा प्रयास करना किनको मिला था, थोड़ा आप ही बताना कमेंट करके कि हेनरी ड्यूनेंट पहले तो वो व्यक्ति हैं जिनको पहली बार शांति का नोबेल मिला, इनके साथ एक और व्यक्ति को मिला था। किसको मिला था आप बताइएगा। यहाँ पे देखो एक सवाल और बन सकता है कि रेड क्रॉस एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसको 3 बार नोबेल अवार्ड मिला है। कितनी बार मिला है, तो इनको 3 बार नोबेल अवार्ड मिला है। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था आपका 1901 ईस्वी में, ठीक है। नोबेल पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था, 1901 ईस्वी में। और इसको कब कब मिला नोबेल अवार्ड, तो पहला तो 1917 में मिला, फिर 44 में मिला, और फिर आपका 63 में मिला। कब कब मिला है, तो 1917 में, 1944 में और 1963 में, ठीक ना। इस संस्थान को 3 बार नोबेल अवार्ड मिला हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 बार है तो ऑप्शन में क्या करता है ना, कभी कभी चौथा ऑप्शन कुछ और डाल दिया और आप बोलता है कि बताओ कि इनमें से किस वर्ष रेड क्रॉस संस्थान को जो है नोबेल अवार्ड नहीं मिला था। तीनों आप याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका 8 मई। चलो आगे आते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 5। ट्यूब लाइट में भरी होती है, जो ट्यूब लाइट कह लो या इसी को फ्लोरेंस लाइट भी कहा जाता है, इसमें क्या भरा होता है। तो इसमें देखना ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सोडियम वाष्प, ठीक है, इसको वेपर भी कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन में वेपर भी लिखा होता है। कम दाब पर ऑर्गन गैस, कम दाब पर पारे की वाष्प और मर्क्यूरिक ऑक्साइड व ऑर्गन गैस। देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कम दाब पर पारे का वेपर भरा होता है, ठीक है। कम दाब पर पारा, जो पारा जानते हो ना इसको, जो हमारा एक ऐसा धातु है, ठीक है, जो क्या होता है, तो कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में होता है, बाकी सारा सॉलिड में रहेगा, बट ये क्या होता है, ये आपका द्रव अवस्था में होता है पारा। तो कम दाब पर पारे का वाष्प भी होता है आपके ट्यूबलाइट में, साथ ही कुछ अक्रिय गैस भी होते हैं, जैसे क्रिप्टॉन होता है, जिनॉन होता है, आर्गन होता है, ये सब भी आपका ट्यूबलाइट में पाया जाता है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में आना, मोनोजाइट किसका अयस्क है। मोनोजाइट जो है ये किसका अयस्क है। तो सबसे पहले आओ कि अयस्क क्या होता है। तो अयस्क वो मिनरल होता है, अयस्क वो आप कह लो चट्टान होता है, ठीक है, आप चट्टान भी कह सकते हो। अयस्क वो चट्टान होता है, वो खनिज होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, तो उसके साथ कुछ प्रक्रिया करके, उसके साथ उसको कुछ छान वान करके हम क्या कर सकते हैं, तो धातु निकाल सकते हैं। एक लाइन में फिर से सुनिएगा, अयस्क वह खनिज होता है, वह चट्टान होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, धातु निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार नहीं, मोनोजाइट के बारे में बहुत बार अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन बना है। मोनोजाइट से कौन सा धातु निकाला जाता है, या फिर ये भी बनता है कि मोनोजाइट किस राज्य में ज्यादा पाया जाता है, या फिर ये भी सवाल कर सकता है कि मोनोजाइट से निकला हुआ धातु किस राज्य में ज्यादा पाया जाएगा। सारा क्वेश्चन एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है। तो मोनोजाइट किसका अयस्क है, सबसे ज्यादा मोनोजाइट से जो सबसे ज्यादा निकाला जाता है ना, वो आपका थोरियम होता है, ठीक ना। यहाँ पे देखना थोरियम दिया हुआ भी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थोरियम। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, एक लैंथनम करके धातु आता है, लैंथनम, ये भी पाया जाता है मोनोजाइट में, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है, और थोरियम ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए थोरियम से ज्यादा क्वेश्चन सवाल करता है। आपसे अगर पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा थोरियम या भारत में सबसे ज्यादा मोनोजाइट, इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केरला, ठीक है, ये हो जाएगा आपका केरल में मोनोजाइट आपका सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए एक चीज और देखिएगा, अगर बात करें केरल के बारे में, तो रिसेंट में केरल के विधानसभा ने एक बिल पारित किया जिसमें केरल का नाम क्या किए जाने का बात किया गया था, केरल का नाम चेंज किया गया और ये किया गया केरलम। आप बोलोगे कि भाई म क्यों जोड़ा गया, तो केरल का जो आपका वहाँ का जो लैंग्वेज है वो मलयालम है, और मलयालम में केरल को क्या कहा जाता है, तो केरलम कहा जाता है, इसलिए केरलम करने का बहुत बात चल रहा था, पिछले ही साल से 2023 से ही चल रहा था। और देखें तो यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन, पिनरई विजयन। और अभी केरला बहुत चर्चा में भी था, उसका रीजन था जैसे अपने होता है ना बॉलीवुड होता है, जैसे बिहार में भोजपुरी है और भी टॉलीवुड वगैरह बहुत कुछ होता है, तो वहाँ का भी जो फिल्मी जगत है ना, तो वहाँ को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद अभी निकल रहा है, और इसीलिए पिनरई विजयन जी अभी बहुत चर्चा में भी थे। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान।
रिसेंट में देखो सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ था कि सीएम कौन है वहाँ के, तमिलनाडु का सीएम पूछा हुआ था, एमके स्टालिन, बहुत बार आपको बताया गया है। वैसे केरल के कौन हो जाएंगे, तो केरल के हो जाएंगे पिनरई विजयन। चलो आगे आते हैं, देखना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद बिन कासिम था। सवाल कर रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था। तो आपको पता होगा अगर हिस्ट्री पढ़े हो तो, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल आक्रमणकारी था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आक्रमण किया था, इससे पहले भी आक्रमण हुआ था और ये भी पहले किया था, बट ये सफल कब हुआ था, 712 ईस्वी में जा करके यह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल आक्रमणकारी साबित हुआ। जो कहाँ का रहने वाला था, तो ये अरब का रहने वाला था। भारत में किस प्रांत को जीता या किस राजा को हराया, तो भारत में ये सिंध प्रांत को जीता था। ठीक है, किसको जीता था, सिंध को जीता था। और किसको हराया था, सिंध प्रांत को ये जीता था। और यहाँ एक राजा शासन कर रहे थे जिनका नाम था राजा दाहिर। ठीक है, राजा दाहिर को क्या किया, इसने हरा दिया। और साथ ही भारत में पहली बार जजिया कर कौन लाया था, जजिया कर, तो ये भी आपका मोहम्मद बिन कासिम लाया था। जजिया कर किस पे लगता था, तो जजिया कर लगता था गैर मुसलमान पर। ठीक है, गैर मुसलमान पे क्या लगता था, तो जजिया कर लगता था। मतलब ये कि मुसलमान के अलावा अगर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ठीक है, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो तो आप पे जजिया टैक्स लगता था। लेकिन हाँ, ये क्या किया था ना, ये 5 समुदाय को छोड़ दिया था। किस किस समुदाय को छोड़ा था, तो यहाँ पे देखिएगा, ये ब्राह्मण को छोड़ दिया था, ब्राह्मण को, बच्चा हो गया, विकलांग हो गया, ठीक ना, फिर महिला को छोड़ दिया था और एक आपका वृद्ध को छोड़ दिया था। क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। क्वेश्चन ये भी बनता है कि ब्राह्मण पर पहली बार जजिया कर कौन लगाया था, तो ब्राह्मण पर पहली बार जो जजिया कर है ये लगाया था आपका कौन, तो ये लगाया था FST, पूरा नाम फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश का शासक था जिसका पूरा नाम क्या था, फिरोज शाह तुगलक। ना, इस चीज को याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, अरब। देखो इसके बाद क्या हुआ ना कि जब ये भारत आया, भारत से बहुत सारा धन संपदा लूट करके ले गया, तो और भी वहां के लोग देखे तो फिर से वो लोग भी भारत आना शुरू कर दिए कि भाई भारत में बहुत पैसा है, और पैसा था भी। उसके बाद फिर आपका कौन आया था, तो गजनबी आया था जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किए थे। लेकिन इन लोग का मनसा ऐसा नहीं था कि उनको भारत पे जाके शासन करना है, उसका कहना था कि भाई पैसा लेके जाना है और अपने देश को डेवलप करना है। ठीक है, उसके बाद फिर एक और आदमी आया जिसका नाम था गौरी, मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये भी भारत से पैसा ही लूटने आया था, लेकिन भारत में इतना दूर तक ये एंट्री कर लिया था ना, ये पश्चिमोत्तर से आते हुए ये बंगाल के रीजन तक पहुंच गया था। और बंगाल जब पहुंचा था उस समय भारत में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल चल रहा था, कोई भी मजबूत शासक नहीं था, और यही रीजन रहा कि ये अपने गुलामों को भारत में बैठा दिया। और इन्होंने किस वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, मुस्लिम में भी पूछ लेता है, यहाँ पे देखो वही पूछा है, मुसलमान तो पूछा है, लेकिन मुसलमान में भी पूछ लिया कि कौन था, तुर्क था, मंगोल था, अरब था, कौन था पहला, अरब ही था। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से पढ़ना, निम्नलिखित देखिएगा, पायरोमीटर निम्नलिखित मापने के प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कट करना, उसके बाद पढ़िएगा, पायरोमीटर निम्नलिखित मापने के प्रयोग में लाया जाता है। तो पायरोमीटर जो होता है ना, यह तापमान को मापता है, लेकिन तापमान में भी कैसे तापमान को मापता है, तो ये उच्च तापमान को मापता है। ठीक है, नॉर्मल तापमान को नहीं मापता है। पायरोमीटर जो है ये आपका उच्च तापमान को मापने का काम करता है। वैसे अगर तापमान के बारे में बात करें ना, तो सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, ये सारा का सारा क्या करता है, तो तापमान को मापने का काम करता है। लेकिन पायरोमीटर ये लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को मापने का कार्य करता है। कहाँ तक, तो 800 डिग्री के सेल्सियस तक तापमान कौन मापने का काम करेगा, पायरोमीटर करेगा। यहीं पर अगर देखें वायु दाब के बारे में कि वायु दाब को कौन मापता है, तो ये हो जाएगा आपका बैरोमीटर। ठीक है, वायु दाब को कौन मापता है, तो ये हो जाएगा आपका बैरोमीटर। ठीक ना, उसके बाद आर्द्रता को देखना, जो ह्यूमिडिटी होता है ना, आज के टाइम में जो गर्मी हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उमस बहुत ज़्यादा है। तो हाइग्रोमीटर जो होता है ये किसको मापता है, ये आर्द्रता को मापता है, हाइग्रोमीटर। ठीक ना, और वहीं अगर बात करें भूकंप की तीव्रता, तो ये किस पैमाने पे मापी जाती है, ये मापा जाता है रिक्टर पैमाने पर। पैमाना मतलब क्या हो गया, स्केल, तो ये रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। और ये जो आपका उच्च तापमान हो जाएगा, इसको कौन मापेगा, तो ये हो जाएगा आपका पायरोमीटर। ठीक ना, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? देखो हड़प्पा क्या है, तो पहले तो ये अपने आप एक चैप्टर है, सिंधु सभ्यता। जब आप सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं, नॉर्मली देखो इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, एक होता है आपका प्राक इतिहास, एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक होता है आपका ऐतिहासिक काल। तो जो सिंधु सभ्यता है ना, ये आपका प्राक ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, और आद्य ऐतिहासिक काल में उस टाइम पीरियड को रखा जाता है जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन अभी तक ना इसको डिकोड नहीं किया गया, अभी तक उसके बारे में कुछ भी पढ़ा नहीं गया है। आप पढ़ते हो कि सिंधु सभ्यता से ये मिला, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र इतना फैला हुआ था, इस देश में फैला हुआ था, बट अभी भी कुछ भी लिखित नहीं है जो भी साक्ष्य के आधार पे हम लोग इस इतिहास को जुटा पाए, ठीक ना। तो पहले देखिएगा कि सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जो जानकारी था ये कौन दिया था, तो सबसे पहले जानकारी जो है ये चार्ल्स मैसन ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। तो पहले तो ये चीज याद रखिएगा, लेकिन ज्यादा कुछ ये पता नहीं लगा पाया था। पता कौन लगाया? तो पता लगा पाया था, या फिर कह लो कि किसके समय में पता लगा, ये पता चला जॉन मार्शल के समय में, और ये टाइम चल रहा था 1921 का, ठीक ना, 1921 का। इसके अध्यक्षता में 2 व्यक्ति को काम सौंपा गया था। किसको किसको? तो एक था आपका दयाराम साहनी, और एक था आपका राखल दास बनर्जी। बहुत सारे बुक में आपको RD बनर्जी देखा हुआ मिलेगा, ठीक है, राखल दास बनर्जी। अब देखो ये दोनों को काम दिया गया कि भाई आप जाओ 2 शहर में और वहां पे जाकर के आप पता लगाओ कि यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिलता है या नहीं, क्योंकि हो क्या रहा था ना कि जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो बहुत कुछ खुदाई के दौरान मिल रहा था, ईंटा मिल रहा था, तो कभी कुछ सामान मिल रहा था, कभी कुछ मूर्ति मिल रहा था, मोहर मिल रहा था। तो जब बहुत कुछ मिल रहा था तो 2 आदमी को पकड़ा गया जो भारत के ही थे, ठेकेदार थे, और इनको बोला गया कि आप, इनको कहा गया कि भाई आप हड़प्पा शहर जाओ, ठीक ना, और इनको कहा गया कि भाई आप मोहनजोदड़ो जाओ, ठीक है, मोहनजोदड़ो। आज के टाइम में ये दोनों शहर पड़ता है पाकिस्तान में, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भेजा गया इनको। और सबसे पहले इन्होंने 1921 में ये साक्ष्य को जुटा लिया कि हाँ भाई यहाँ पे कोई सभ्यता रहा था, यहाँ पे कोई टाइम पीरियड ऐसा रहा था जहाँ पे लोग रहते थे। और 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो से, ठीक है, बहुत जगह मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं, मोहनजोदड़ो से साक्ष्य जुटा लिया कि हाँ यहाँ पे भी कोई सभ्यता, कोई संस्कृति पल बढ़ रही थी, यहाँ पे भी लोगों का निवास हुआ करता था। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज, चूंकि 1 साल पहले इन्होंने किया था, तो इसलिए दयाराम साहनी को क्रेडिट जाता है कि दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा? क्योंकि देखो पहले तो क्या होता है ना कि आप अपने घर में भी देखते होंगे कि जो बड़ा बेटा या बड़ी बेटी होती है ना, उसके नाम से माँ बाप भी जाने जाते हैं। वही चीज था कि चूंकि पहला यहीं पे खोज हुआ था, कहाँ खोज हुआ था? हड़प्पा में हुआ था, इसलिए हड़प्पा के नाम से ही हड़प्पा सभ्यता को जाना जाने लगा। कितने लोग इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन अगर आपसे सवाल करता है ना कि सबसे ज्यादा सटीक नाम क्या होगा, तो सबसे ज्यादा सटीक नाम जो है ना ये हड़प्पा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का सारा शहर जो है वो सिंधु नदी के किनारे मिला, ऐसा कतई नहीं है। आप देखो ना कि जो दक्षिण का जो एरिया है ये आपका प्रवरा नदी या गोदावरी नदी के पास में मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिंधु नदी के पास है। जब आप पूर्व की ओर आते हो तो पूर्व की ओर हिंडन नदी के पास आपको आलमगीरपुर मिलेगा, ठीक है। जब आप इसका पूरा चौहद्दी देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे जब आप आते हो तो यहाँ पे पड़ता है सुतका गिंडोर, किधर? तो पश्चिमी एरिया में। और ये किस नदी के किनारे है? ये पड़ता है आपका दास्क नदी के किनारे। तो ऐसा नहीं है कि सारा शहर जो है ये सिंधु नदी के किनारे था, वो गलत साबित हुआ, इसलिए इसका जो 100% रियल नेम है वो क्या है आपका? हड़प्पा सभ्यता। अगर आपसे और भी सवाल करता है कि हड़प्पा सभ्यता किस एरिया तक फैला हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया था ये लगभग में चलना 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में क्या था? तो ये फैला हुआ था। अगर और भी देखें हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता जिस क्षेत्र तक फैला हुआ था उसका जो शेप बनता था वो कैसा बनता था? वो बनता था त्रिभुजाकार। जैसे आपसे सवाल करता है कि बिहार का शेप कैसा है, तो जब आप बिहार का मैप देखोगे तो 100% तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि पेन कॉपीज में हम लोग बनाए नहीं है। थोड़ा बहुत इस टाइप का आपको मिल जाएगा बिहार का मैप। तो आप इसको क्या बोल देते हो? चतुर्भुज बोल देते हो, आयताकार बोल देते हो। तो वैसे ही हड़प्पा सभ्यता का जो आपका शेप बन रहा था वो कैसा बन रहा था? त्रिभुजाकार बन रहा था। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग पहली शहरी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक
है। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग पहले क्या बोलते हैं, शहरी सभ्यता भी कहते हैं। इसका रीजन क्योंकि जिस समय पूरी दुनिया में ग्रामीण सभ्यता चल रहा था, पूरी दुनिया में लोग अभी तक डेवलप भी नहीं हुए थे, हमारे भारत में लोग ईंट से, लोग ग्रिड पद्धति से घर बना रहे थे और अच्छे से रह रहे थे। तो ये सब चीज में याद रखिएगा। बाकी और भी अगर शहर का क्वेश्चन लेंगे तो उसको और डिटेल में लेते हुए चलेंगे, ठीक ना। एक चीज और बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा एरिया कौन सा था, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। इस चीज को याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, मोहनजोदड़ो। और ये दोनों शहर आज के टाइम में कहाँ पड़ता है, ये दोनों शहर आज के टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अच्छा देख लो इसका क्वेश्चन क्या था। हाँ देखो क्वेश्चन क्या था, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि पहला खोज कौन किया था, ये किया था राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एक चीज याद रखिएगा, दयाराम साहनी नाम था और राय बहादुर क्या था, तो राय बहादुर अंग्रेजों के द्वारा दिया गया एक प्रकार का उपाधि हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 10 में आइएगा, देखिएगा केल्विन किसकी इकाई है, केल्विन किसकी इकाई है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे ना तापमान से रिलेटेड, यहाँ पे नाम भी आया था केल्विन का। देखिएगा इसके बारे में, देखो अगर बात करें तापमान के बारे में तो तापमान को 3 चीज से मापा जाता है। तापमान को हम लोग 3 चीज से माप सकते हैं, किससे किससे, तो सेल्सियस में माप सकते हैं, केल्विन में माप सकते हैं, और किस में माप सकते हैं, और माप सकते हैं फ़ारेनहाइट में। लेकिन जो केल्विन है ये आपका क्या है, तो केल्विन जो है तापमान को मापने का SI पद्धति है, ठीक है, SI पद्धति है, तो इसका ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। लेकिन सेल्सियस में भी मापते हैं, केल्विन में भी मापते हैं और फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं। कभी कभी आपसे क्या करता है ना, फॉर्मूला पूछ लेता है कि भाई आपको, या फिर फॉर्मूला नहीं पूछ के क्या करेगा, मान लो सेल्सियस दे दिया, बोल दिया कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस को आप क्या करो, 25 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में बदलो, या फिर आपका केल्विन ही दे देगा, उसी को बोलेगा कि फ़ारेनहाइट में बदलो। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर, तो देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। एक फॉर्मूला आप याद रखोगे सारा का सारा निकल जाएगा। देखिएगा C/5 बराबर F - 32/9, ठीक है। अब ये तो हो गया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको इसमें केल्विन भी ऐड करने के लिए बोल दें तो क्या हो जाएगा, K - 273/5। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हो तो यहाँ से क्या क्या निकल जाएगा, सेल्सियस भी निकल जाएगा, फ़ारेनहाइट भी निकल जाएगा और केल्विन भी निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तो डेटा देगा ना, या तो सेल्सियस देगा तो बोलेगा भाई फ़ारेनहाइट बता दो या फिर केल्विन बता दो, तीनों में से कोई एक डेटा तो आपको देगा, तभी जाके आगे निकल पाएगा। अगर आप इससे भी ज्यादा और शॉर्ट में याद रखना चाहते हो तो जैसे एक चीज और देखो, अगर आपको सेल्सियस का मान दे दिया गया, ठीक है, अगर आपको सेल्सियस का मान दे दिया गया है, अगर आप इस सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हो तो क्या निकल जाएगा, केल्विन निकल जाएगा। मतलब आप देखो कि आपको फॉर्मूला भी ऐड नहीं पड़ेगा केल्विन निकालने में। अगर आप सेल्सियस में 273 ऐड करोगे तो क्या निकल जाएगा, केल्विन निकल जाएगा। और अगर केल्विन में 273 माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल्सियस भी निकल जाएगा। तो एक शॉर्ट फॉर्मूला ये हो गया, याद रखिएगा। रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, ठीक है, बहुत घुमा घुमा करके दे देगा, पॉइंट में दे देगा। तो अगर नहीं होता है तो आप ये पूरा का पूरा फॉर्मूला याद रखिए, और नहीं तो ये भी याद रखिएगा कि सेल्सियस में ऐसे भी देखो ना, C पहले आता है, K बाद में आता है, तो C से K में पहुंचना है 273 ऐड करना पड़ेगा, K से C में जाना है तो -273 करना पड़ेगा। तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। तो देखो अपना सवाल क्या था, अपना सवाल था तापमान केल्विन किसकी इकाई है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, ठीक ना, आंसर हो जाएगा तापमान। चलो अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ फैक्ट के साथ। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।